नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके पहले अभी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट आप देख रहे थे। अब हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि परीक्षा आप नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और उसके बाद हायर के लिए, इस सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से लेकर के आपको आधुनिक काल तक पूरा हम यात्रा कराएंगे। और उसके बाद हिंदी साहित्य की जो बड़ी विधाएं हैं, जैसे उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, मतलब जो छोटी बड़ी जितनी भी विधाएं हैं सबको हम कराएंगे। वो भी फ्री में। सिर्फ क्या करना है, हमको देना क्या है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और वीडियो को देखिएगा। समझ में आ जाएगा कि इसमें कितने अंदर से कोई बात को बताया गया है, तथ्य, एक एक तथ्य को जो है स्पष्ट किया गया है। देखते हैं आज का पहला सेशन क्या है। पहले हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बात ध्यान देना है कि पहले इसकी हिंदी साहित्य की परिभाषा देख लेते हैं। एक छोटी सी परिभाषा है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, हिंदी रचनाओं एवं रचनाकारों का कालक्रम की दृष्टि से अध्ययन करना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास अर्थात जो कोई भी घटना, चाहे वो, अब यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास बता रहे हैं तो इतिहास से संबंधित वो इतिहास नहीं, इतिहास का मतलब हिंदी का इतिहास। हिंदी का इतिहास जैसे कोई भी घटना कालक्रम या रचनाकार की जो समय सीमा को निर्धारित करके एक मतलब क्रमबद्ध से अध्ययन किया जाता है, वो हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है, व्यवहारिक भाषा में है। और हिंदी साहित्य के आदिकाल के विषय में हम देखते हैं। अगला तथ्य आपका क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। अब यहाँ हम आदिकाल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आदिकाल। आदिकाल में जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हैं उसको हम देख रहे हैं, हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियाँ। अब यहाँ इसी के विषय में जानेंगे। पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति, और इसमें विद्वान का नाम है, फ्रेंच विद्वान है गार्सा दतासी, और हिंदी में शिव सिंह सेगर ने इसी वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था। वर्णानुक्रम पद्धति के माध्यम से ही इन्होंने, देखिए, सबसे पहला प्रयास विद्वान गार्सा दतासी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसको जानते रहिए। उस इतिहास का नाम है इस्तवार दा ला लेत्यूर एंदोये हिंदुस्तानी। उस इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार दा ला लेत्यूर एंदोये हिंदुस्तानी। और किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और समय क्या है उसका? समय मैं बता दे रहा हूँ। जो इसका पहला संस्करण जब प्रकाशित हुआ था, पहले संस्करण में प्रकाशन का समय ये था आपका 1839। 2 भाग प्रकाशित हुए थे। एक भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। अर्थात इनका जो है समय, दूसरा भाग क्या हुआ? 1847 में। क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था कि भाई कि जो फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी का इतिहास ग्रंथ है उसकी समय सीमा क्या है। इसकी समय सीमा 1839 पहला भाग, द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। पहला संस्करण की बात कर रहे। और ये जो है इसका अनुवाद 1952 में लक्ष्मी सागर वासड़े ने किया था। लक्ष्मी सागर वासड़े ने किया था। इसमें कितने कवि हैं? इसमें कुल मिला के जानते हैं 738 कवि हैं। 738 कवि हैं, टोटल 738 कवि। जिसमें 738 कवि में हिंदी के कितने कवि हैं यही पूछता। 72 कवि हिंदी के हैं। कितने कवि हैं? 72। देखिए, ये सब तथ्य आप जानते रहेंगे तो आपका सवाल नहीं गलत होगा। 738, 72 सिर्फ हिंदी के 72 कवि हैं, क्योंकि हिंदी की इन्होंने उपेक्षा की थी। भाई उर्दू को अधिक भरमार कर दिया, लेकिन हिंदी को इन्होंने रखा नहीं। लेकिन हाँ, प्रयास तो किया था पहले। लेकिन इन्होंने जो पद्धति अपनाई थी वर्णानुक्रम पद्धति,
देखिए वर्णानुक्रम पद्धति में क्या होता है कि कवियों के वर्ण क्रम के अनुसार इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण को अपनाया था गारसा दत्तासी, और हिंदी में जो शिव सिंह सेंगर हैं इन्होंने हिंदी के वर्णमाला को आधार बनाया था। अंग्रेजी वर्णमाला को इन्होंने आधार बनाया था, हिंदी वर्णमाला को इन्होंने आधार बनाया था। हिंदी वर्णमाला को जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें एक उदाहरण देके बता दे रहा हूँ कि जैसे कबीर हैं, फिर केशव हैं, फिर उसके बाद केदारनाथ सिंह हैं। देखिए ये पद्धति बहुत ही त्रुटिपूर्ण थी, इसीलिए विद्वानों ने इस पद्धति को नकार दिया था। इन दोनों ने इस पद्धति को, बाकी जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि शिव सिंगर किन्ने कवियों को उल्लेख किया था। शिव सिंह सेंगर ने लगभग 1000 के आसपास कवियों का उन्होंने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया था। देखते हैं कालानुक्रम पद्धति में कौन कौन से विद्वान आते हैं। जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधु। जॉर्ज गियर्सन का इतिहास ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न देखिए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑफ हिंदुस्तान इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है। हिंदुस्तान इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है। इन्होंने उस इतिहास ग्रंथ को लिखा है। इन्होंने सबसे पहले, इनका एक कथन बहुत आता है कि भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण काल कहा, जॉर्ज गियर्सन का। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि भाई इन्होंने सबसे पहले भक्ति काल को किसने स्वर्ण काल कहा था, जॉर्ज गियर्सन ही ने कहा था। और मिश्र बंधु के इतिहास का नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु के इतिहास का क्या नाम है, मिश्र बंधु विनोद। ये मिश्र बंधु विनोद में लगभग 4-5 हज़ार कवियों का उल्लेख, सबसे बृहत काव्य ग्रंथ था। जानते हैं आचार्य शुक्ल ने इसको बृहत ग्रंथ कहा था। उसके बाद आते हैं वैज्ञानिक पद्धति, जो उन्होंने गणपत चंद्र गुप्त, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अपनाया था। अब ये रमाशंकर शुक्ल रसाल और गणपत चंद्र गुप्त वैज्ञानिक पद्धति, सबसे पहले इस पद्धति को शुक्ल जी ने अपनाया था, बाद में इन लोगों ने अपनाया था, लेकिन ये पद्धति भी उतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई। उसके बाद तीसरी पद्धति आती है आचार्य शुक्ल की। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास को लिखने की सबसे बढ़िया पद्धति को अपनाया था। उस पद्धति का नाम है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी में क्या है कि किसी ग्रंथ को उसके क्षण विशेष वातावरण, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 4 प्रमुख कालखंडों का निर्धारण किया था। पहला कालखंड है आदिकाल, ये बहुत पूछा जाता है। पहला कालखंड है आदिकाल, है। दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसी को गद्य काल भी कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा, इसी को गद्य काल भी कहा है। आदिकाल को इन्होंने एक दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को इन्होंने अपनाया था। वीर गाथा काल भी कहते हैं, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, रीतकाल को उत्तर मध्य काल कहते हैं। इसकी जो समय सीमा थी शुक्ल जी ने निर्धारित की। मैं आदिकाल पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए बाकी जो है आगे मैं बताऊंगा कि सबका जो है काल विभाजन अलग से।
उसका एक वीडियो बनेगा काल विभाजन, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। काल विभाजन इनकी जो समय सीमा है आदिकाल की 1050 विक्रम संवत, विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत, 1375 विक्रम संवत मानते हैं। यही सबसे प्रामाणिक मत माना जाता है। 1050 विक्रम संवत से 1375 तक ये सबसे प्रामाणिक समय माना जाता है। और इन्होंने एक बात और इसमें देखिए, आपको ध्यान देना है, कभी कभी क्या ईस्वी में पूछ लेता है, तो ईस्वी को ध्यान रखना है। ईस्वी क्या है, आपके इसमें से 57 साल घटा देंगे तो आपका 993 ईस्वी आता है, फिर 1318 ईस्वी आता है। तो समझ लीजिए कि यह जो है इन्होंने इतिहास लिखने की सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति को अपनाया। और उस पद्धति में क्या इन्होंने किया कि सबसे पहले क्षण विशेष, वातावरण, 3 बातों को ध्यान रखा। क्षण और वातावरण, क्षण, वातावरण और परिस्थितियाँ, 2-3 बातों को ध्यान में रखा। तो वो इतिहास बड़ी ही वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया था। फिर आइए उस पे हाँ, अभी पढ़ रहे थे। इसके बाद आते हैं समाज शास्त्रीय पद्धति। ये मार्क्सवादी भी पद्धति कही जाती है, जिसमें बच्चन सिंह, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, इसमें गलत लिखा है, शिवराम सिंह नहीं, शिवदान सिंह चौहान है। शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा इस पद्धति में अपना इतिहास ग्रंथ लिखते थे। ये जो है पद्धति, ये भी पद्धति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितनी ज़्यादा शुक्ल की थी। देखते हैं अगला आपका क्या है फिर। हाँ, उसके बाद देखते हैं आपने इतिहास लेखन की पद्धतियों को समझा, कौन कौन से विद्वान आते हैं, उसमें उतना ही जानना है और कौन कौन सी तरीका को उन्होंने अपनाया था। अब देखते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि सर्वमान्य रूप से सरहपा, ये जो है सरहवाद नहीं है, सरहपाद है, इनको सरहपाद कहा जाता है। देखिए, सरहपाद को सरहपा भी माना जाता है। ये जो है ज़्यादातर विद्वान इन्हीं को मानते हैं, लेकिन अलग अलग विद्वानों का, अलग अलग कवियों का मत भी माना जाता है, अर्थात उनको समझ लेते हैं कि कौन किसको मानता है। देखिए, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र ने सरहपाद को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखिए, ये सामान्य वाले हिंदी में भी पूछता है, हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं। लगभग इनका समय जो है 7वीं सदी के आसपास था, 7वीं सदी के आसपास का समय है। इनको मानने वाले कौन से विद्वान हैं? राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र। लेकिन जो सर्वमान्य मत है, यही सर्वमान्य मत है। अभी मैंने बताया ये सर्वमान्य मत है। देखिए, यही सर्वमान्य मत है। अगर कहीं पूछता है हिंदी साहित्य, हिंदी का पहला कवि कौन है, हिंदी साहित्य इतिहास का पहला कवि कौन है, तो इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। यही जो है मुख्य हैं, इनको याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है। दूसरी बात, अब विद्वान कौन कौन मानता है इसको भी देख लेना है। देखिए, स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं, ये भी बहुत प्रश्न पूछता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं, हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं। उसके बाद राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है राजा मुंज को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। उसके बाद स्वयंभू का जो समय था 8वीं शताब्दी, थोड़ा भूल गए थे बताना, राजा मुंज का समय कोई क्लियर नहीं, क्योंकि इन लोगों का समय जो है कोई निर्धारित समय नहीं, क्योंकि बड़ा विवाद है समय में। बाद में जब इनको डिटेल पढ़ाने लगेंगे
अर्थात जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, तब वहाँ आपको समय पूरा बढ़िया से लिखवा दें। पुष्पपुंड, इनको पुष्पपुंड कहा जाता है। इनको मानने वाले शिव सिंह सेंगर हैं। अभी मैंने बताया जिन्होंने शिव सिंह सेंगर ने क्या किया, ये ऐसी पद जो उन्होंने मैंने बताया कि शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज में इन्होंने पुष्पपुंड को हिंदी का पहला कवि माना है। उसके बाद शालिभद्र सूर्य, ये भी बहुत पूछा जाता है। शालिभद्र सूर्य को, शालिभद्र सूर्य गणपत चंद्र गुप्त, शालिभद्र सूर्य को गणपत चंद्र गुप्त मानते हैं हिंदी का पहला कवि। देखिए, इसको आप कापी कलम बैठकर नोट करते जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना जान लीजिए। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी, नेट में कई बार पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का पहला कवि मानते हैं। इनका एक नाम और है, क्या है? अद्दहमाण। अब्दुल रहमान को अद्दहमाण कहा जाता है। इनका एक नाम है और, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि अद्दहमाण कौन है। कभी ये प्रश्न आ जाए कि अद्दहमाण को कौन प्रथम कवि मानता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद विद्यापति को हिंदी का पहला कवि डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं। बच्चन सिंह इस समय बड़े ट्रेंड में है। बच्चन सिंह को बहुत अधिकतर यूजीसी या टीजीटी पीजीटी में सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। देखते हैं आगे। देखिए, वो था आपका कौन विद्वान किस कवि को हिंदी का पहला कवि मानता है। अब देखते हैं आदिकाल का नामकरण। पहला है चारण काल। आदिकाल का जो नामकरण है, चारण काल कौन मानता है? जारी ग्रियर्सन। ये बहुत बड़े, मैंने बताया था, इनका इतिहास का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में चारण काल को, आदिकाल को चारण काल नाम से संबोधित किया है। अर्थात नाम में भी बड़ा विवाद है। कई लोग कुछ कहते हैं भाई आदिकाल के नामकरण में बड़ा विवाद है, क्योंकि ये जो आदिकाल है व्याघातों का समय कहा जाता है। व्याघात जानते हैं? व्याघात का समय कहा जाता है। तमाम प्रकार के व्याघात इसमें उत्पन्न हो रहे थे, युद्ध लड़ा जा रहा था उस समय। यही है कि इसीलिए इन्होंने क्या कहा? चारण काल। चारण का मतलब जानते हैं कि जो किसी राजा की प्रशंसा करने में जो कवि लोग करते हैं तो उन्हीं को चारण भाट कहा जाता है। इसीलिए इन्होंने कहा ग्रियर्सन ने चारण काल है। दूसरा है संधि एवं चारण काल। आधा नाम इनका जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ले लिया। आदिकाल का जो नामकरण है डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं संधि एवं चारण काल, आदिकाल को थोड़ा सा परिवर्तित करके। उसके बाद प्रारंभिक काल मिश्र बंधु कहते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु कहते हैं। आरंभिक काल कहते हैं गणपत चंद्र गुप्त। दोनों को ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है आरंभिक और प्रारंभिक में। अगर आरंभिक प्रारंभिक नहीं ध्यान देंगे समस्या होगी। उसके बाद क्या आता है? वीरगाथा काल। ये सबसे महत्वपूर्ण है। वीरगाथा काल आदिकाल को किसने कहा है? देखिए, आचार्य शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया था, जिसमें इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से संबोधित किया था। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। इनका कहने का उद्देश्य है, वीरगाथा काल में जो 12 रचनाएं हैं, लगभग 9 कवि हैं, उन 9 कवियों और 12 रचनाओं के आधार पर उन्होंने क्या किया था? आदिकाल का नामकरण संबोधित किया था वीरगाथा काल। मैं इसका कारण भी बता दे रहा हूँ, इन्होंने क्यों इसका कारण बताया था कि वीरगाथा काल हो सकता है। इसका कारण ये है कि ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि, ये डिग्री कॉलेज में प्रश्न आ चुका है, नेट में भी प्रश्न आ चुका था। ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर इन्होंने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल रखा है। जानते हैं उसमें ग्रंथ जो है प्रचुर मात्रा में वीरगाथा मतलब वीर रस में लिखे गए और वीर रस के कवि हुए। ज़्यादातर श्रृंगार में थोड़ा बहुत हुए, जैसे बीसल देव रासे हुआ। तो इसीलिए इन्होंने वीरगाथा काल को आचार्य शुक्ल ने ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार इस 2 टॉपिक को ध्यान रखिएगा, रखा है वीरगाथा काल। उसके बाद आते हैं राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल। इन्होंने आदिकाल को नामकरण सिद्ध सामंत काल कहा है, अर्थात ये सिद्धों का काल
का समय था, इन्होंने ये बताया है, क्योंकि इनका जो समय निर्धारण होता है लगभग 7वीं सदी के आसपास होता है। अभी हम देखेंगे उसको भी। उसके बाद अगले विद्वान क्या मानते हैं, क्योंकि इसमें 17 लोग मानने वाले हैं। और ये मत सोचिएगा कि ये नामकरण, ये आदिकाल का नामकरण बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक वीडियो पूरा बन सकता है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। देखिए, बीज वपन काल इसलिए कहते हैं कि उसी समय से बीजारोपण होता है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा प्रारंभ होती है। और फिर देखते हैं वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब जानते हैं ये शुक्ल जी के शिष्य थे, रामचंद्र शुक्ल के, इसीलिए इन्होंने, अब वो उधर वीर गाथा कह रहे हैं तो थोड़ा सा परिवर्तित करके वीर काल बता दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन पर विवाद हुआ था कि भाई रीतकाल को अगर कोई कहे तो श्रृंगार काल कह सकता है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पे 20 नंबर पेज पर है, उसको देख लीजिएगा। लेकिन जानते हैं बाद में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना गया कि भाई श्रृंगार काल का सुझाव किसने दिया था, प्रश्न ये था। देखिए, प्रश्न सुझाव पर भी प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये शुक्ल जी के शिष्य थे। अब इन्होंने वीर काल को, इन्होंने क्या कहा, आदिकाल को वीर काल नाम से दिया, अपने गुरु की परंपरा पर ये भी चल पड़े हैं। अगले हैं अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल किसने कहा है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम से संबोधित किया है। देखिए, जाकर रही भावना जैसी प्रभ मुहूर्त देखी थी तैसी, जो जैसे रहता उसी प्रकार से सोचता है। क्योंकि ये जो है भाषा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अब भाषा के हिसाब से नामकरण तो रखेंगे ही। सभी लोग देखिए, कोई आलोचक के हिसाब से रखता है, कोई कवि के हिसाब से रखता है, कोई समीक्षक, जो जैसे है, क्योंकि ये भाषा वैज्ञानिक थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपभ्रंश काल कह दिया। अपभ्रंश का समय उस समय था, क्योंकि अपभ्रंश से ही सभी हिंदी का पूरा विकास हुआ है। उसके बाद आता है जयकाव्य काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये भी बहुत पूछा जाता है जयकाव्य काल, क्योंकि इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। जयकाव्य काल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। उसके बाद आधार काल मोहन अवस्थी और सुमन राजे, दोनों लोगों ने इस नाम को कहा है। एक लोग नहीं कहे हैं, 2 लोग कहे हैं। आधार काल मोहन अवस्थी सुमन राजे, अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों सही होगा, अर्थात दोनों, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है उद्भव काल। उद्भव काल किसने कहा है? वासुदेव सिंह ने कहा है। वासुदेव सिंह कहते हैं कि इसी समय हिंदी का उद्भव होता है, इसीलिए उन्होंने उद्भव काल कहा है, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने। देखते हैं आगे। देखिए, ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अभी आदिकाल मैं बार बार रट रहा हूँ, इसीलिए कि आदिकाल कहा किसने है, ये मत उसमें भ्रम में रहिएगा। आदिकाल कहने का सबसे पहला श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, अगर आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल को टक्कर देने वाला है तो यही अकेला व्यक्ति देने वाला है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही बड़े आलोचक हैं। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम से संबोधित किया है। उसके बाद आता है संक्रमण काल। उस समय संक्रमण शुरू होता है भाई हिंदी के प्रादुर्भाव का। तो राम खिलावन पांडे जो है क्या कहते हैं, आदिकाल को संक्रमण काल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अब जो है सीधे नहीं पूछ रहा कि वीरगाथा काल या आदिकाल, इससे ही नहीं, अब थोड़ा सा हट करके, क्योंकि इन लोगों को भी ध्यान दीजिएगा कि नए नए जो आलोचक पैदा हो रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। संक्रमण काल राम खिलावन पांडे कहते हैं। उसके बाद अंधकाल कपिल कुल श्रेष्ठ कहते हैं अंधकाल का समय था। अंधकाल का मतलब पूरी तरह से उहापोह का समय, एक प्रकार से कह सकते हैं कि कपिल कुल श्रेष्ठ जो है आदिकाल को अंधकाल कहते हैं। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के आदिकाल को पुरानी हिंदी काल कहते हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अपभ्रंश से अवहट्ट का विकास हुआ, अवहट्ट से पुरानी हिंदी, तब जाके हिंदी बनती है। उसी पुरानी हिंदी को
जो है ये सबसे पहले क्या कहते हैं, पुरानी हिंदी, आदिकाल को पुरानी हिंदी नाम से संबोधित करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी कहानी बड़ी चर्चित है, 1915 में प्रकाशित उसने कहा था। इसमें लहना सिंह, वजीरा सिंह, ये सब है। ये जानते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में भी कहानी है। उसके बाद आता है वीर गाथा युग, ये भी ध्यान रखिएगा। ये शुक्ल जी के समकालीन थे, यानी उनसे श्रेष्ठ भी थे। तो श्याम सुंदर दास ने आदिकाल का नामकरण क्या रखा था, वीर गाथा युग। ध्यान रखिएगा, वीर गाथा काल उन्होंने कहा है, वीर गाथा युग और काल में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, इन्होंने कहा क्या कहा है, वीर गाथा युग। युग और काल में थोड़ा सा अंतर है। अगर दे दिए कहें तो आप कंफ्यूज हैं, वीर गाथा युग दे दिया, पता लगा शुक्ल को मार दिए, तो गलत हो जाएगा आपका। देखते हैं आगे। अभी तक था आपका कि भाई हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो नामकरण था उसको मैंने बताया। अब इसमें देखते हैं हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, इसमें देखिए हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सरमान सरहपाद की कोई रचना व्यवस्थित नहीं है। दोहा कोश, दोहों का संग्रह है, बाकी इसको माना नहीं जाता है। देखिए यही तो सबसे बड़ा विवाद है। विवाद यह है कि हिंदी के जो प्रथम कवि हैं सरहपाद हैं, लेकिन उनकी रचना दोहा कोश को नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसमें व्यवस्थित क्रम से कुछ लिखा नहीं गया था, इसलिए नहीं मानी जाती। दोहा कोश जो है इनका ग्रंथ है, जाहिर सी बात, लेकिन इसको माना नहीं जाता। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता लगा कि आप कह दीजिए कि भाई हिंदी के पहले कवि सरहपाद हैं, अब उनकी रचना दोहा कोश, तो दोहा कोश होगी, तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। जो सरमान विद्वान, ज़्यादातर विद्वान जो मानते हैं हिंदी की पहली रचना, इनको नहीं मानते दोहा कोश को। आगे किसको मानते हैं बता रहे हैं, हिंदी की प्रथम रचना के रूप में देवसेन की रचना है श्रावकाचार। कौन सी रचना, देवसेन एक कवि हैं आदिकाल के, उनकी रचना है श्रावकाचार, जो 933 ईस्वी में लिखी गई, शुक्ल के इतिहास में है, आप देख लीजिएगा। नहीं तो मिश्र बंधु जो है, जिसमें मिश्र और पांडे की किताब में देखेंगे, यह जो है आपको लगभग 17 नंबर पेज पर मिल जाएगा। उन्होंने लगभग इसके आसपास ही वहाँ मिल जाएगा। श्रावकाचार देवसेन की रचना है 933 ईस्वी में। यहाँ से तीनों प्रश्न बनता है, हिंदी की पहली रचना किसकी है, देवसेन की है, उस रचना का क्या नाम है, श्रावकाचार है, समय क्या है, 933 ईस्वी में लिखी गई। ये तीनों बात ध्यान रखिएगा। इसमें कितने दोहे हैं, इसमें लगभग आपके 250 दोहे हैं, जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया, अर्थात एक प्रकार से जैन धर्म का पूरा वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं आदिकाल की समय सीमा। आदिकाल की समय सीमा मैंने बताया, आदिकाल का प्रथम कवि, नामकरण, इन सबको बताया, और आदिकाल की जो लेखन की पद्धति उसको मैंने बताया। अब देखते हैं कि आदिकाल की समय सीमा कौन क्या मानता है। आदिकाल की समय सीमा को सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं ईस्वी से मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनका इतिहास मैंने बताया द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, उसी को जो है उसमें जो है प्रारंभ आदिकाल की समय सीमा 700 ईस्वी से मानते हैं। लेकिन मिश्रबंधु कब मानते हैं, मिश्रबंधु विनोद में मिश्रबंधु 643 ईस्वी में लगभग। देखिए दोनों बात ध्यान रखिएगा, इस संवत में पूछेगा 700 संवत, लेकिन ईस्वी में पूछेगा 643, क्योंकि 57 साल घटा देंगे तो आपको 643 ईस्वी आएगा। तो मिश्रबंधु विनोद जो मिश्रबंधु थे वो कितना समय मानते हैं आदिकाल का, 643 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कब मानते हैं, 693 ईस्वी, और संवत 750 के आसपास से 750 में मानते हैं क्या कि आदिकाल की समय सीमा। लेकिन सबसे जो मान्यता प्राप्त बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैंने बताया अभी उसको शुरू में ही, 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक वो मानते हैं आदिकाल की समय सीमा, एकदम वैज्ञानिक ढंग से। ज़्यादातर विद्वान लोग इसी से सहमत हैं। और संवत में पूछेगा 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक, यहीं तक ये समय मानते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र जो है 650 से 1350 तक ये समय मानते हैं आदिकाल का।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का समय 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानते हैं। सभी का समय ध्यान रखिएगा कौन क्या मानता है। और उसके बाद डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त 1184 से ईस्वी से मानते हैं आदिकाल की समय सीमा। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 10वीं सदी से माना है आदिकाल की समय सीमा, अर्थात ये जो है एकदम एग्जैक्ट निर्धारित नहीं करते, ये कहते हैं कि भाई 10वीं सदी के आसपास की आदिकाल की समय सीमा है। देखिए दोस्तों, अभी आप देख रहे थे आदिकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, उसमें आपने आदिकाल की पद्धति देखा, आदिकाल के नामकरण को देखा, आदिकाल के समय सीमा को देखा, आदिकाल के प्रथम कवि कौन हैं उनको देखा, आदिकाल की प्रथम रचना कौन सी है उनको देखा। उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपको हम अगले वीडियो में कराएंगे। इससे संबंधित इस तथ्य को आप समझ लेंगे तो आपको प्रश्न को करने में आसानी होगी, अर्थात जितना पढ़ाएंगे उतना हम प्रैक्टिस कराते चलेंगे आपको, तब इससे आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप परीक्षा में गलती शून्य मात्र करेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और अगर इसका PDF पाना है, मतलब आप PDF लेना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।